राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, जिसने जीती है रातों से जंग, ये मेरे दोस्त सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, मेरी लगातार सुपर 10 की क्लास आ रही थी, लेकिन सुपर 10 की क्लास मेरी 2 दिन से नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर मैंने कल भी आपका एग्जाम एनालिसिस कराया था और आज भी मैं आपके लिए एग्जाम एनालिसिस के क्वेश्चन ही लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कल से मेरी लगातार कंटिन्यू मेरी सुपर 10 की क्लास आती रहेंगी अब, ठीक है। मैं आपका बीच बीच में एग्जाम एनालिसिस भी कराता रहूँगा और सुपर 10 में अपने एग्जाम एनालिसिस के क्वेश्चन भी डालता रहूँगा, ठीक है। तो जिससे आपका एग्जाम एनालिसिस भी होता रहेगा। और सुपर 10 का मैंने बिल्कुल उस दिन विद प्रूफ के साथ आपको दिखाया कि मैंने जो सुपर 10 के क्वेश्चन कराए थे, 10 से 12 क्लास अभी तक मैंने केवल सुपर 10 के क्वेश्चन की ली थी, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरी एक एक सुपर 10 जाकर के देख लेना, और जैसा आपका एग्जाम का सिलेबस आ रहा है, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न के उसी आधार पर मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। और जिस आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैंने उनसे अच्छे लेवल पर क्वेश्चन कराए, जिससे कि आपको वहां पर टाइम मैनेजमेंट में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखो, ज़्यादा बातें ना करते हुए सिर्फ मैं आज की क्लास का मैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर देखो, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस, देखो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज तो हमारा भर भर के एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज थोड़ा सा भी वीक है तो एक बार आप टॉपिक वाइज भी उसको पूरा रिवाइज कर डालिए, ठीक है। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस पूरा टॉपिक वाइज, जैसे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्वेश्चन 2-2, 3-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इनको एक बार आप डेली मॉक तो देते रहिए, डेली आपकी प्रैक्टिस तो चली रही है, मॉक तो आप लोग कंटिन्यू दे रहे होंगे। उसके बाद लेकिन आप लोग जो हमारे 2-3 टॉपिक हैं काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनको आप लोग एक बार चैप्टर वाइज भी पूरा रिवाइज कर डालिए, ठीक है। तो देखो, आज की क्लास का मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बिल्कुल हमारे क्वेश्चन जो अभी हो रहे हैं, अभी जो हमारे SSC-GD के एग्जाम चल रहे हैं, यहाँ पर 10 जनवरी के ही ये क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी वस्तु को 1720 रुपये में बेचने पर 14% की हानि होती है, तो उसे 2000 रुपये में बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, 1720 की इसको बेचा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमने 1720 की बेचने पर हमें क्या हुआ, 14% की हानि हुई। परसेंटेज में जो हमारे यहाँ रुपए आए हैं वो केवल 86% की। देखो, क्रय मूल्य हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य हमारा 100% होता है, ठीक है। हमने 1720 की बेची है तो हमें वहाँ 14% की हानि हुई है। यहाँ पर इसका मतलब है हमारा 86% के बराबर ही है हमारे 1720 है, ठीक है। 1720 जो है हमारी 86% की वैल्यू है। तो आपसे देखो पूछा क्या जा रहा है, तो उसको 2000 रुपये में बेचे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो करने के लिए हमें क्रय मूल्य की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है 2000 रुपये में बेचे। अब 2000 रुपये में बेचे तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें अगर क्रय मूल्य पता चल जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि अगर हम 2000 रुपये में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमें निकालने के लिए यहाँ पर 100% से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करेंगे परसेंटेज से, परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाता है। यहां पर देखो हमारा 2 बार चला जाएगा तो हमारा 2000 रुपये CP आ गया, ठीक है। जब हम 100% की वैल्यू निकाल रहे होते तो हमारी क्या होती है, CP होती है, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य होती है। तो हमारा क्रय मूल्य देखो कितना आ चुका है, क्रय मूल्य हमारा 2000 रुपये आ चुका है। और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है अगर हम इसको 2000 रुपये में बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य 2000 की कोई वस्तु है, अगर आप उसको 2000 में ही बेच रहे हो तो नो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड नो लॉस। और उसके बाद ये 0% प्रॉफिट, ठीक है, 0% प्रॉफिट होगा, इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2000 रुपये आपका क्रय मूल्य था और 2000 रुपये में आप इस वस्तु को बेच रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो रेशियो का क्वेश्चन पूछा गया है। रेशियो का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको अपनी सुपर 10 सीरीज में कराए भी हैं, ठीक है। जैसा कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है A अनुपात B का मान दिया हुआ है, A अनुपात B = दिया हुआ है 3:4। उसके बाद B/C का मान दिया हुआ है, B/C का मान कितना दिया हुआ है, 5:6। उसके बाद C/D का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7:5। अब यहाँ पर देखो, जब भी आपसे इस तरह के रेशियो निकालने को कहा जाए, यहाँ पर मैं एक बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा तरीका बताऊंगा, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालने को कहा जा रहा है। जब भी आपको AB BC CD का रेशियो दिया हो और इस तरह से आपसे मान निकलवाया जाए तो यहाँ पर आप एक काम करोगे,
यहाँ पर देखो आप रेशियो कैसे निकालोगे, रेशियो आपको इस तरीके से निकालना है, जैसे कि यहाँ पर देखो सबसे पहले आप इस सीधी लाइन का गुणा, ठीक है, यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 5 15 सत्ती कितना होता है, 105 होता है। फिर उसके बाद इस सीधी लाइन का गुणा, ठीक है, यहाँ पर लास्ट में लिख लेना, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 4 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है, 4 3 12 120 हो जाएगा। ये देखो आपका ए का मान आ गया और ये आपका डी का मान आ गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर निकालना बचा है बी और सी का, ठीक है, बी और सी का यहाँ पर आप बी का निकालोगे और यहाँ पर आप सी का निकालोगे। ये आपका सबसे फर्स्ट लाइन आपकी ए की आ चुकी है और सबसे लास्ट लाइन आपकी डी की आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद देखो बी का निकालने के लिए फर्स्ट वाला नंबर छोड़ दोगे, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला रेशियो निकल चुका है, तो ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट नंबर छोड़ करके ऐसे आएंगे, ठीक है, 4 5 7 होकर के, ठीक है। तो 5 को 20 और 20 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर अब देखो बी का वही मान निकल आया, ठीक है, तो हम बी वाला मान भी यहाँ पर छोड़ देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से ही चलेंगे और फिर हम ऐसे तिरछे आ जाएंगे, ठीक है, 4 का 6 से, 6 का फिर 7 से, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, 24 का 7 से गुणा करेंगे, 7 चौको हमारा कितना होता है, 28 होता है, 7 दूनी 14 2 हमारा 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो आपका रेशियो आ चुका है, ठीक है, 105 रेशियो 140 रेशियो 168 रेशियो 120, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसके बाद देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है चतुर्थानुपात का, ठीक है, चतुर्थानुपात का क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ से आपसे मध्यानुपात भी पूछा जा सकता है, तृतीयानुपात भी पूछा जा सकता है। तो जैसा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए, देखो मैं आपके यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो आपसे चतुर्थानुपात पूछा गया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 वैल्यू दे करके आपसे चतुर्थ वैल्यू का मान पूछा जाएगा, चतुर्थानुपात का मतलब ये होता है, ठीक है। तो कोई मैं चतुर्थ वैल्यू यहाँ पर मान लेता हूँ, ये हमारी ए रही होगी, ये बी हमारी ये सी, तो चतुर्थ वैल्यू मैं अपनी डी मान लेता हूँ, ठीक है। जब भी आपसे चतुर्थ वैल्यू का मान निकलवाया जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर डी रही होगी तो यहाँ पर इन दो पीछे वाली, डी के पीछे वाली दोनों वैल्यू का गुणा, ठीक है, 13 × 26 और अपॉन में ये पहली वाली वैल्यू, ठीक है। देखो नहीं समझ में आया होगा, अगर थोड़ा सा कम समझ में आया तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ देख लो। आपके साथ एक वैल्यू ए दे रखी है, दूसरी वैल्यू बी दे रखी है, तीसरी वैल्यू सी दे रखी है और चौथी वैल्यू देखो यहाँ पर कोई नहीं दे रखी है। आपसे चतुर्थानुपात मतलब चौथी वैल्यू का मान ही पूछा जाएगा, 3 वैल्यू ही देंगे, मैं अपने तरफ से चौथी वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इसी का मान चाहिए, ठीक है। देखो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी के पीछे वाली 2 वैल्यू b इंटू सी और अपॉन में ये पहली वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा चतुर्थानुपात। अब यहां से देखो अगर आपसे तृतीयानुपात पूछा जाता, तृतीयानुपात में वो क्या करते हैं, 2 वैल्यू को सिर्फ देंगे, जैसे कि a और b। यहाँ पर सी को मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, कन्फ्यूजन में मत आना, ठीक है। आपसे जैसे सी का मान पूछा जा रहा है, मिस तृतीयानुपात पूछा जा रहा है, तृतीयानुपात में क्या करोगे, मैंने कहा था पीछे की 2 वैल्यू का गुणा, ठीक है, पीछे की 2 वैल्यू का गुणा अपॉन में पहली वैल्यू। देखो अपॉन में जो है वो पहली वैल्यू तो आएगी ही आएगी, अब पीछे इसके 2 वैल्यू तो है नहीं, अब ये वाली तो मैंने कहा है नीचे आएगी आएगी, ठीक है, ये वाली तो नीचे आएगी आएगी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो इस वाली वैल्यू का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है, 2 वैल्यू है नहीं तो इस वैल्यू का क्या कर देंगे, 2 बार यानी स्क्वायर कर देंगे, b इंटू बी तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो तृतीयानुपात हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थानुपात हमारा ये हो गया, चतुर्थानुपात, ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो एक क्वेश्चन बिल्कुल बन रहा है और आप अगर मेरी क्लास ले रहे हो तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो छूट जाए तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। तृतीयानुपात हो गया ये आपका तृतीयानुपात। उसके बाद देखो आपसे एक और पूछा जाता है, कौन सा, मध्यानुपात, वो भी बता दूं मैं आपको, मध्यानुपात। अब मध्यानुपात आपसे 2 वैल्यू दी जाएंगी, कौन सी, जैसे कि a और b 2 वैल्यू दी गई हैं, इनका आपसे कहा जाएगा कि मध्यानुपात बताइए। जब भी आपसे मध्यानुपात पूछा जाए तो आप इन 2 वैल्यू को क्या करोगे, इधर देख लो साइड में, √a इंटू बी कर दोगे, क्या करोगे, √a इंटू बी कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका मध्यानुपात, ठीक है, ये हो गया आपका मध्यानुपात।
तो पूरा यहाँ पर देखो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। जैसा जो कुछ भी पूछा जाए, अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पुटअप होगा, अगर आप मेरी क्लास कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन बच करके नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन का मैं आंसर भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे 26 और 26 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। उसके बाद देखो हमारा ये क्वेश्चन एक पूछा गया है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन कह सकते हो, इस क्वेश्चन को आप एवरेज का क्वेश्चन भी कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हमारा एवरेज से लग जाएगा और ये क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से भी लग जाएगा। एक कार एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वही दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, तो कार की एवरेज चाल आपसे पूछी गई है, ठीक है। कार की औसत चाल आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो औसत चाल बराबर, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक बेसिक सा फार्मूला बता दूंगा। मैं भी इसी फार्मूले का यूज करता हूँ, क्योंकि देखो जब इतना छोटा क्वेश्चन है तो ये फार्मूला बिल्कुल आपको इस फार्मूले का ही यूज करना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन का आपको एक अच्छा सा प्यारा सा तरीका भी बताऊंगा, जो वो तरीका आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अगर वो नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है अभी तो देखो 10 जनवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए हैं और फरवरी तक के आपके एग्जाम यहाँ पर चलने वाले हैं, तो उसके बाद ये पैटर्न थोड़ा थोड़ा लेवल आपका हाई होता जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन अब देखने को मिला है, उसके बाद शायद अब आने वाली शिफ्टों में इस क्वेश्चन को देखने ना मिले, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने को ना मिले, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन तो मिलेगा लेकिन इसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो चुका होगा। अब आकार कैसा बड़ा हो चुका होगा अभी मैं देखो आपको बता रहा हूं। जैसे कि यहां पर देखो इस क्वेश्चन को लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पर साइड में बता देता हूं, इस क्वेश्चन का एक छोटा सा ट्रिक होता है, छोटा सा तरीका होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। ये कब लगता है, जब कोई कार या कोई व्यक्ति एक ही दूरी तक जाता है, उसके बाद पुनः वापस लौट आता है, ठीक है। वही डिस्टेंस, ठीक है। किसी स्पीड से गया, किसी स्पीड से आया, ठीक है। तो वहाँ पर आपसे एवरेज चाल पूछी जाती है, तो वहाँ पर आप लगा लो, वहाँ पर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब ये आपका लग जाएगा। तो ये देखो इसमें वही है, बिल्कुल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, वही दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया है, तो सेम डिस्टेंस है। तो एवरेज स्पीड जो हमारी हो जाएगी 2xy अपॉन x प्लस वाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे 2 इंटू एक्स यानी हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इंटू वाई हमारा 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, और x प्लस वाई का मान जोड़ देंगे तो 7 से 13 130 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। उसके बाद इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 7 छंग 42 और 42 दूना कितना होता है 84, ठीक है। 840 आपका ये हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा 13, ठीक है। तो औसत चाल बराबर आपका क्या आ चुका है 840 अपॉन 13 km प्रति हावर्स, ठीक है। km प्रति हावर्स ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो देखो इस क्वेश्चन के लिए एक प्यारा सा तरीका रहा। उसके बाद मैं इसका एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जामिनर कुछ भी बढ़ा चढ़ा करके पूछे, ये तरीका लेकिन आपको अवश्य आना चाहिए। जैसे कि देखो एक कार एक निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी एक स्पीड है 60 km प्रति हावर्स, ठीक है। दूसरी स्पीड देखो दी हुई है 70 km प्रति हावर्स। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, एक प्यारी सी डिस्टेंस मान लोगे। वो डिस्टेंस कौन सी मानोगे, जो दोनों चाल से डिविजिबल हो। दोनों चाल से डिविजिबल हो इसका मतलब दोनों चालों का एलसीएम होनी चाहिए। तो 7 छंग 42, यहाँ पर हम 420 ये हम क्या मान लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई डिस्टेंस, ये हमारी दो स्पीड हो गई और ये हमारी क्या हो गई डिस्टेंस हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर इस स्पीड से अगर हम 420 किलोमीटर की दूरी तय करें तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम मतलब लगेगा, तो यहाँ पर 7 आवर्स लग जाएंगे, ठीक है। 7 आवर्स लग जाएंगे। यहाँ पर देखो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो हमारी अगर 420 किलोमीटर की दूरी हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करेंगे तो हमें 7 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें 7 घंटे यहाँ पर देखो आ गए। उसके बाद अगर हम यही दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करें तो हमारे कितने घंटे आ जाएंगे, 6 घंटे आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर 6 घंटे आ जाएंगे। अब औसत चाल का यहाँ पर तरीका क्या होता है, एवरेज स्पीड मिस औसत चाल बराबर
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। ये आपको बिल्कुल फार्मूला इस तरीके से आप लोग रट लेना, कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो इससे ये होगा कि आप कितनी टोटल डिस्टेंस को तय कर रहे हो। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप 420 किलोमीटर गए और फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 420 किलोमीटर वापस आए, तो टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 420 840 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल टाइम आपको कितना लगा, 60 की स्पीड से जाने में आपको 7 घंटे लगे, वापस आने में आपको 6 घंटे लगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 840 7 6 कितना हो जाएगा 13 km प्रति हावर्स। देखो बिल्कुल जो आंसर आपका यहाँ पर निकला है वही आंसर मैंने वहाँ पर निकाला था। आप कहोगे सर इतना बड़ा झाम करने की कौन आवश्यकता है जब इससे 2 लाइन में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं झाम करने के लिए आपको तरीका नहीं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये तरीका मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब ये क्वेश्चन आपको शायद भी किसी शिफ्ट में नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल बढ़ चढ़ करके आएगा और जब बढ़ चढ़ के आएगा तो वहाँ पर ये तरीका नहीं लगेगा। आपको अगर ये तरीका आता है तभी क्वेश्चन को लगा पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन को टच नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो कौन सा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो पूछा गया था। ये देखो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क आपसे खूब पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में करता है, बी काम की शुरुआत करता है और 3 दिन तक करता है, शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है। ए और बी 2 ही लोग हैं, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया आपका 30। उसके बाद यहाँ से ए की कैपेसिटी निकाल लेंगे हम, 3 आ गई, और बी की कैपेसिटी निकाल लेंगे हम, कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, बी काम की शुरुआत करता है, ठीक, हमने बी से काम की शुरुआत करा दी जिसकी कैपेसिटी है 2, और 3 दिन तक करता है, तो वो 3 डेज तक करता है, ठीक है, 3 डेज तक करता है। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 वर्क आपका हो चुका है। उसके बाद देखो यहाँ पर 3 दिन तक करता है और शेष कार्य, अब 6 वर्क हो चुका है तो आपका शेष कार्य कितना बचा है, शेष कार्य हमारा टोटल वर्क था 30 और उसमें 6 हो चुका है तो हमारा बचा 24, ठीक है। 24 वर्क हमारा बचा हुआ है। बी 3 दिन तक कार्य करता है और उसके बाद यानी कि वो छोड़ देता है, केवल इसमें 3 ही दिन तक बी कार्य करता है। तो शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा, ए की कैपेसिटी है, ए की कैपेसिटी कितनी है, ए की कैपेसिटी है 3, ठीक है, ए की कैपेसिटी है 3। तो वहाँ पर जब ए की कैपेसिटी है 3 तो ए कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देगा, तो शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 3 अट्ठे 24 यानी कि इसको लगेंगे 8 डेज, ठीक है, 8 डेज लगेंगे। तो 8 दिनों में ए इस कार्य को समाप्त कर देगा, 8 दिनों में ए इस कार्य को समाप्त कर देगा। 8 डेज विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो हमारा बेलन से पूछा गया, ठीक है, बेलन यानी कि मेंसुरेशन से पूछा गया। और मैंने अपने जितने भी सुपर 10 की क्लास लिया उनमें जरूर मेरे 1-2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के रहे हैं, ठीक है। और मैंने मेंसुरेशन से आपसे बताया भी था कि मेंसुरेशन के अगर ज़्यादा कुछ आप नहीं करना चाहते हो तो मेंसुरेशन के सभी फार्मूलों को रट करके जाइएगा। मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे बच करके नहीं जाएगा, क्योंकि मेंसुरेशन से आपसे इसी लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो फार्मूले पर बेस्ड होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा गया, बेलन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, बेलन का आयतन दिया हुआ है। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h, ठीक है, πr²h बेलन का फार्मूला होता है, बेलन का आयतन होता है। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 63 36 दिया हुआ है, ठीक है, 63 36 दिया हुआ है।
अब यहाँ पर देखो हम पाई का मान यहाँ पर रख लेंगे 22/7 हो जाएगा, और हमारा बेलन का जो व्यास दे रखा है, बेलन का व्यास हमारा 24 है, तो व्यास से हम यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या हमारी आ जाएगी 12 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे इनटू एच, हमें तो ऊंचाई ज्ञात करनी है तो एच हमें निकालना है, ठीक है। तो 63 36 हमारा ये आयतन दे रखा है। उसके बाद यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 11 से 22 कट जाएगा, 11 दूना 22, तो यहाँ पर 11 5 55 होता है, 5 3 8 और 11 7 कितना होता है 77 होता है, और यहाँ पर देखो कितना होता है 77 और हमारा कितना होता है 66 होता है। उसके बाद यहाँ पर देखो हम 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो हमारा 2 आएगा, और यहाँ पर 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर हम 12 से भी काट देंगे तो हमारा 12 से 1 12 कटेगा, तो यहाँ पर 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और उसके बाद 4 12 चक्को 48 हो जाएगा, फिर 12 से और काट देंगे, 12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो हमारा एच का मान निकल आएगा, ये हमारा 7 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 2 = हमारा कितना हो जाएगा 14 हमारी क्या आ जाएगी 14 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी बेलन की हाइट आ जाएगी, यानी कि बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो ये देखो मेंसुरेशन से प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा पूछा गया था। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था वो जनसंख्या को लेकर के पूछा गया था, और सुपर 10 की क्लास में मैंने आपको जनसंख्या के कई क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन कराए। तो सुपर 10 सीरीज मेरी बिल्कुल कल से स्टार्ट हो जाएगी और कंटिन्यू चलती रहेगी, और सुपर 10 की सीरीज में मैं एग्जाम एनालिसिस के क्वेश्चन और अपने सुपर 10 के क्वेश्चन जो मैं आपको ऑलरेडी करा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर वाकई में मैंने सुपर 10 की उस सीरीज में, क्योंकि 10 से 12 क्लास में मैंने वो कंटेंट वहाँ पर एग्जाम में दिखाया है, मैंने विथ प्रूफ मैंने आपको दिखाया कि जो मैंने क्वेश्चन कराए थे बिल्कुल सेम टू सेम, केवल डिजिट चेंज, और वही क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछे गए हैं। तो यहां पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है जो आपसे पूछा गया है, एक नगर की जनसंख्या 10% की दर से बढ़ती है, वर्तमान में जो हमारी जनसंख्या है वो इतनी है, तो 4 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10% की दर से बढ़ रही है, 10% का यहाँ पर फ्रैक्शन मान कितना होगा 1/10, तो हमारी 10 से 11 हो रही है, ठीक है। 4 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, तो 4 वर्ष का टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर पावर को क्या कर देंगे 4 कर देंगे, पावर को यहाँ पर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। आपसे यहाँ पर बताया गया कि यदि वर्तमान में जनसंख्या इतनी है तो 4 वर्ष बाद, ठीक है, वर्तमान में हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो कितने जीरो लग जाएंगे 4 जीरो लग जाएंगे, हमारे अकॉर्डिंग तो वर्तमान में इतनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग देखो वर्तमान में कितनी है, अब देखो हमारे अकॉर्डिंग तो ये हो गई, और यहाँ पर 4 वर्ष बाद हमारे अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी 11 का, यहाँ पर जब पावर 4 करेंगे तो पावर 3 में हमारा होता है 13 31, ठीक है, 13 31 का एक बार 11 से और मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 11 1 कम 11 और 11 33 33 से कितना होता है 34, और 11 33 33 और 3 कितना होता है 36, और 11 1 कम 11 और 3 कितना होता है 14 होता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो हो गया आपका 14,641 ये हो गया आपका 11 की पावर 4 का मान, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग वर्तमान में इतनी है, 4 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो हमारे अकॉर्डिंग वर्तमान में ये रही, और यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे 6 जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 4 जीरो हमारे और 4 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गए, तो 1 का मान कितना आ चुका है 100 आ चुका है, ठीक है। 1 बराबर 100 के आ चुका है, तो यहाँ पर हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखो कितना हो जाएगा हमारा, जब 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1464100, 4 वर्ष बाद हमारी इतनी जनसंख्या हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह एनालिसिस की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे SSC GD वाले प्यारे बच्चों, क्योंकि मैंने अपनी सभी क्लासों को बंद करके सिर्फ और सिर्फ इतने समय अपना SSC GD को टारगेट कर रखा है कि मैं जो भी अपनी क्लासें दूंगा वो सिर्फ और सिर्फ SSC GD के लिए दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लो, जिससे कि अपनी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।